हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। एक नई बुक आपके सामने है, एसएससी सीजीएल किरण मैथमेटिक्स। और इस बुक्स में आपके सामने 2016 से लेकर 2020 तक के लेटेस्ट एसएससी सीजीएल के टीयर फर्स्ट टीयर सेकंड के सभी एग्जाम्स है और इन सभी एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आप सभी को एक एक क्वेश्चन वन बाय वन कराऊंगा। और इसमें हमारे इस बुक से रिलेटेड इससे पहली दो वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, और ये हमारी वीडियो इस बुक की तीसरी वीडियो जो सेट नंबर 3 एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट एग्जाम डेट 27/8/2016 की द्वितीय पाली की वीडियो बनेगी है। और इसमें हम इसके सभी 25 क्वेश्चनों को वन बाय वन बहुत ही स्टैंडर्ड और एक्टिवेट और खतरनाक तरीके से आपके सामने इनको बताएंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं हम इस बुक्स के हर क्वेश्चन को एक इजीली मेथड से और एक खतरनाक कॉन्सेप्ट से। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और हम हर क्वेश्चन को कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही आप सभी को हर क्वेश्चन बताया जाए। तो बस आप भी इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे, तब आपके लिए ये एसएससी सीजीएल के हर क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में कर सकता है तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन की डेफिनेशन है, तो इसमें मैंने बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपोर्टेड है। यदि आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा ये। जैसे कि बताया गया है कि पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है। देखिए, पिता यानी कि फादर उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर कर सकते हैं, यानी कि 2 बेटे। अब आप इस बात को ये कह सकते हैं कि किसी काम को पिता जितने समय में करेगा उतने ही समय में उसके दोनों बेटे उस काम को करेंगे। इसका अर्थ ये हो गया यहां पर। अब देखिए, यानी कि दोनों बेटे जिस काम को जितने समय में कर देते हैं उतने समय में पिता अकेले ही उस काम को करता है। इसका मतलब यह है, यदि एक बेटा 3 घंटों में काम कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटों में कर सकता है, तो देखिए दोनों बेटों का मैं यहां पर दोनों बेटों से काम कराऊंगा तो दोनों बेटे उस काम को एक साथ जितने समय में करेंगे उतने समय में पिता अकेला उस काम को कर देगा। तो देखिए दोनों बेटों द्वारा वह कार्य कराया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था, जब दोनों मिलकर कार्य करेंगे ऊपर गुना और नीचे उनका जोड़, यानी कि उनके समय की ऊपर गुना लिखेंगे और बटे में उनके समय को जोड़ दिया जाएगा। और इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये टेक्निक मैंने टाइम एंड वर्क चैप्टर में पहले ही पढ़ाई है, तो यहाँ पर भी मैं इसी टेक्निक को कर रहा हूं। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसको हल करेंगे। पहला बेटा किसी कार्य को 3 घंटों में करता है, दूसरा बेटा 6 घंटों में करता है। तो हम देखते हैं दोनों मिलकर उसे कितने घंटों में करेंगे। तो ऊपर गुणा और नीचे बटे में दोनों के समय का जोड़, 6 3 9। अब हम इसको हल कर लेंगे। 6 3 18 को 9 से भाग करेंगे। देखिए 18 को 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18। तो दोनों बेटे मिलकर उस काम को
2 घंटे में कर सकते हैं। तो देखिए जब दोनों बेटे उसे 2 घंटे में कर सकते हैं तो उसी काम को पिता अकेला 2 घंटे में करेगा। तो यहाँ पर यही बात पूछी गई है कि उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। तो पिता को भी 2 घंटे का समय लगेगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 2 घंटे। तो यह कार्य पिता भी उसको 2 घंटे में कर देगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 घंटे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको हर क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कराया जाएगा। और जो बुक ये मैंने आपके सामने एसएससी कोरियन मैथमेटिक्स की बुक लगाई है, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, और सभी लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। बहुत स्टैंडर्ड और बहुत खतरनाक बुक्स है ये। तो आप इसके सभी क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है यहाँ पर, एक समचतुर्भुज का परिमाप। देखिए समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस बोलते हैं। तो जिसकी चारों भुजाएं समान होती है वो हमारा चतुर्भुज है। ये समचतुर्भुज आप लिख सकते हैं ABC, ये हमारा समचतुर्भुज है। और जिसका ये समचतुर्भुज की खास बात यह है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती है। और इस समचतुर्भुज का परिमाप 240 है। परिमाप यानी कि सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है, यानी कि चारों भुजाओं का जोड़ परिमाप होता है। देखो इसकी चारों भुजाएं समान है, मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूं। अब देखिए यदि हम इस चतुर्भुज का परिमाप, समचतुर्भुज का परिमाप लेंगे तो 1A 2A 3A 4A 4A हमारा परिमाप हो गया। और यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उसका परिमाप 240 है। तो देखिए लैंग्वेज से हमारा क्वेश्चन इक्वल टू इक्वल बन रहा है। तो यहां से हम इस समचतुर्भुज की एक भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 60 बार कटेगा। तो समचतुर्भुज की भुजा हो गई 60 मीटर। तो ये भी 60 मीटर हो गई, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी। आप सभी को जोड़ेंगे तो इसका परिमाप हो जाएगा 240 मीटर। देखिए यहां तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब आगे पढ़ेंगे। और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 2 मीटर है। देखिए कोई भी दो भुजा, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 2 मीटर है। जैसे समांतर भुजा बी और सी ले ली, ए और डी ले ली, ये 2 समांतर भुजाएं हैं। या इधर की ले ली ए और बी, डी और सी लेंगे, ये भी 2 आपस में समांतर भुजाएं हैं। तो कोई भी 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, किन्हीं का मतलब कोई भी 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 2 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा बीच की दूरी, भुजा गुणा बीच की दूरी। अब हम यहां पर एंट्री भरेंगे इसकी। भुजा हमारी है 60 मीटर और बीच की दूरी है हमारी 2 मीटर। देखिए 2 मीटर, देखता हूं मैं शायद क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट ना हो, मुझे डाउट सा लग रहा है, देखता हूं मैं। हाँ मिस्टेक है, मुझसे गलत लिखा गया है, 2 मीटर नहीं है यहां पर, ये 20 मीटर है। देखिए कभी कभी हमसे लिखने में गलती हो सकती है, तो इसलिए मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। 2 मीटर लिखा था बट यहाँ पर रियल में 20 मीटर है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री 20 मीटर भरेंगे। बीच की दूरी 20 मीटर है। अब इसको हम हल कर लेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। 6 दूनी 12 और 2 जीरो की ये यहाँ पर लगा देंगे, यानी कि 60 और 20 की गुणा करेंगे 1200।
तो 1200 वर्ग मीटर हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप बहुत इजी तरीके से इस पेपर को सीखेंगे और इसके प्रत्येक क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सुपर क्वेश्चन है ये। एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर, मुद्रित मूल्य होता है वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, जिसको बोलते हैं एमआरपी, या इसको बोल देते हैं अंकित मूल्य, या छपा मूल्य, या खुदरा मूल्य कहा जाता है। यानी कि मुद्रित मूल्य समझ लीजिए, आप वैसे सभी को पता है जो किताब पर छपा हुआ मूल्य होता है उसे बोलते हैं मुद्रित मूल्य। तो एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 रुपए में बेची। देखिए, हम क्वेश्चन को लैंग्वेज से और इक्वल टू इक्वल से ही करेंगे, और मैंने आपको बार बार बताया है कि हर क्वेश्चन आपका जो भी लैंग्वेज का होगा वो इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही होगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3% की छूट देने के बाद, अब देखिए हम इसको सरल शब्दों में लिख सकते हैं या इसको डायरेक्ट भी लिखते हैं। जब मैंने आपको परसेंट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने 16 सही 2/3% को डायरेक्ट भिन्न में बताया था कि 1/6 होता है। 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं भिन्नों में 1/6। बट मैं आपको ये लिख कर दिखा रहा हूं। देखिए, 16 सही 2/3% को लिखेंगे 16 × 48 2 50/3 और परसेंट की 2 0 ऐसे लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे, 50 × 50 और 50 × 300 1/6। अब हम यहां पर कह सकते हैं कि उस दुकानदार ने क्या किया, मुद्रित मूल्य पर 16 सही 2/3 की छूट दे दी। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं वो 6 पर 1 की छूट दे दी उसने। तो 6 पर 1 की छूट, अगर उसका मुद्रित मूल्य रेशो में 6 है तो उसने 6 पर 1 की छूट दे दी। जब 1 की छूट दे दी तो उसने उसको बेच दिया 5/6 में। अब देखिए, यहां पर विक्रय मूल्य हो गया उसका 5/6 और इधर रुपए में विक्रय मूल्य होगा उसका 450 रुपए में बेची। तो 450 रुपए विक्रय मूल्य। तो यहां से हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल प्राप्त हो गया। तो अब हम देखिए, विक्रय से विक्रय को काटेंगे तो हमारा मुद्रित मूल्य आ जाएगा 5 9 45 90 बार, और 90 की 6 में गुणा करेंगे 9 6 54 540 रुपए। तो उसका मुद्रित मूल्य था 540 रुपए। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन बन गया। लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन मैंने आपको कराया है और बार बार मैं इसको आपको बताता रहूंगा, और मैथ में मैं आपको बहुत ही खतरनाक बना दूंगा। आप देखना इसको बहुत अच्छी तरीके से। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो यहां पर हमारा 540 रुपए बनता है। ये ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 770 रुपए को, देखिए मैं ये जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं 1 बाय 1 आपके सामने करा रहा हूं। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 27/8/2016 द्वितीय पाली के ये क्वेश्चन है। अब मैं इनको बारी बारी से आपके सामने इन्हें हल कर रहा हूं, तो इनको ध्यान से देखना, समझना, और यदि कोई बात आपकी समझ में नहीं आई तो कमेंट में प्लीज जरूर लिखेंगे आप। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर भी करें। और मैं गारंटी देता हूं कि आपको मैथ में खतरनाक बना दूंगा। बस आप मेरा ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से आपकी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम समाप्त कर दूंगा मैं। तो देखना इसको, 770 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है। देखिए, 770 रुपए को ए बी सी में बांटा जाता है
कि जितना धन बी और सी को मिला, देखिए बी और सी को दोनों को मिलाकर मिला, उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला। यानी कि ये 2 जो हिस्सा है वो ए का हो गया, और ये 2/9 जो हिस्सा है इन दोनों का हो गया, दोनों का 2/9 हिस्सा ए को मिला। ए का 2 हो गया, बी और सी को 9 हो गया, तो ए का हिस्सा कितना है? देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड है, तो हमारा वही इक्वल टू इक्वल हो गया। टोटल 770 रुपये है, और यह 2 भागों में बटा है, 2 और 9 में बटा है, तो इधर दोनों भागों का कुल योग है 770, और इधर हमारा कुल योग हो गया 9 और 2 11। अब देखिए कुल से कुल को डिवाइड करेंगे, 11 सते 77, 70 बार घटा है। अब यदि ए का हिस्सा पूछेंगे तो ए में गुना कर देंगे, बी और सी का हिस्सा पूछेगा तो 70 की 9 में गुना करेंगे, तो हमारा बी और सी का हिस्सा आ जाएगा। अब हमसे पूछा है ए का हिस्सा कितना है, 70 दूनी 140 रुपये, तो ए को मिलेंगे 140 रुपये। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन। देखिए 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन। अगर एक दर्जन 24 रुपए का है तो 4 दर्जन होगा 24 चौका 96 रुपए के, और 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। एक दर्जन 32 रुपए का होगा तो 2 दर्जन हो गए 32 दूनी 64 रुपए के हो गए। तो देखिए यहां पर साफ साफ लिखा है 4 दर्जन अंडों को उसने 24 के रेट से खरीदा है, तो 24 चौका 98 रुपए के हो गए, और 32 दूनी 64 रुपए के ये हो गए। तो 64 और 96 को अगर हम जोड़े, बहुत इजी है, देखिए 96 और 64, 6 4 10, हासिल 1 10 और 6 16, 160 रुपए के खरीदे गए। तो आप कह सकते हो कि 4 दर्जन और 2 दर्जन यानी कि 6 दर्जन अंडे 160 रुपए में खरीदे गए। हम बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं 6 दर्जन अंडे 160 रुपए में खरीदे गए। देखिए खरीदे गए 6 दर्जन अंडे 160 रुपए में खरीदे गए। अब कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचेगा? बहुत इजी तरीका है। यदि मैंने आपको लाभ हानि वाले चैप्टर में ही बताया था कि यदि लाभ प्राप्त करना है तो लाभ क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य हो गया 6 दर्जन अंडों का 160 रुपए हो गया, तो ये हमारा क्रय मूल्य है, तो इस क्रय मूल्य पर ही वह लाभ प्राप्त करना चाहता है 20% का। अब जैसे कि मैंने ये भी बताया है कि लाभ परसेंट आ जाए तो 100 में जोड़कर लिखते हैं, और 100 में इसलिए जोड़कर लिखते हैं कि 100% अपने आप में वस्तु का क्रय मूल्य होता है, और जितने में वह लाभ ले रहा है तो 100 में यदि हम 20% जोड़ते हैं तो 120% में वह उसको बेच देगा। तो देखिए यहां पर हमारा 160 का 120% हो गया यहां पर, तो उसने उसको बेच दिया। अब देखिए 6 दर्जन अंडे उसने 160 रुपए में खरीदे थे, और उन पर वह 20% का लाभ लेकर जैसे ही बेचेगा तो किस रेट से वह प्रति दर्जन अंडे को बेचेगा। तो ये हम यहां से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए परसेंट से मैंने 2 जीरो हटा दी, क्योंकि परसेंट का बटे 100 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो हट गई, और 6 दूनी 12, 16 दूनी 32। तो देखिए बहुत आसानी से हो गया, 32 रुपए प्रति दर्जन के रेट से वह उनको बेचेगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। और देखिए मैथ बहुत इजी होता है। देखिए एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप
बहुत आसानी से करेंगे। तो देखिए अब नया क्वेश्चन आपके सामने बनता है, क्वेश्चन नंबर 6। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 32 रुपये प्रति दर्जन। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी। और देखिए करने का तरीका बहुत स्टैंडर्ड होगा हमारा। पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। देखिए पी का वेतन क्यू के वेतन से 25% अधिक है। पी का वेतन है 25% अधिक। देख सकते हो आप यहां पर, क्यू के वेतन से पी का वेतन 25% अधिक है। तो क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? देखिए क्यू का वेतन पी के वेतन से, अब देखिए क्यू का वेतन पी के वेतन से कितना परसेंट कम है? पी के वेतन से, यानी कि 125 से ये वाला ये कितना कम है? 25 कम है यहाँ पर, और परसेंट में पूछा है कितना परसेंट कम है। तो 25 ही कम 25 पंजे 125, जैसे कि मैंने बताया था 1/5 यदि भिन्न में आ जाए तो उसको परसेंट में लिख देते हैं 20% कम है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर है, 20% कम है। देखिए बहुत स्टैंडर्ड, बहुत इजी तरीका है, ना कोई हमने ट्रिक्स यूज करी, कुछ भी कोई भी ट्रिक्स मैंने अभी तक कोई भी ट्रिक्स नहीं लगाई है। देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज से ही मैं क्वेश्चन को हल करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी एक ही समय पर और एक ही बिंदु से वर्त के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा एक वर्त है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ही समय पर और एक ही बिंदु से, जैसे कि हमारा एक ही बिंदु है ये, यहां से ए और बी एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। यदि ए एक चक्कर 40 सेकंड में लगाए और बी 50 सेकंड में लगाए, देखिए ए उसका चक्कर एक 40 सेकंड में लगाएगा और बी उसका एक चक्कर 50 सेकंड में लगाएगा। और यदि वे एक ही समय पर दौड़ेंगे तो इनकी स्पीड आगे पीछे होगी, इनकी चाल आगे पीछे से ये दौड़ते रहेंगे, क्योंकि समय बताया गया है एक चक्कर में 40 सेकंड का समय लेता है ए और बी लेता है 50 सेकंड का समय। तो इनकी चाल कम और ज्यादा होगी, जिसके कारण से ये आगे पीछे दौड़ रहे होंगे। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है तो उन्हें आरंभिक बिंदु पर एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इनको एक साथ पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो जब वे दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे, तो उनके काम और ज्यादा चक्कर, यानी कि ए के ज्यादा चक्कर हो जाएंगे, बी के कम चक्कर हो गए। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब ये दोनों एक समय पर एक ही बिंदु पर मिल रहे होंगे, तो वह समय हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस समय को ज्ञात करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे एचसीएफ और एलसीएम में आता है इस तरह का क्वेश्चन कि वे चक्कर लगाते हैं तो एक ही समय पर मिलते हैं, या घंटियों का एक साथ बजना होता है तो वहां पर दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम इनके समय का ही एलसीएम लेंगे और जो इनके समय का एलसीएम होगा वही उनके एक साथ मिलने का समय कहलाता है। तो देखिए ए ने 40 सेकंड में उसका एक चक्कर पूरा लगाया और बी ने 50 सेकंड में एक चक्कर पूरा लगाया। तो वे चक्कर लगाते लगाते कितने समय में एक साथ मिलेंगे, तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे हम, और जो हमारा एलसीएम होगा वही उनके मिलने का समय होगा। तो देखिए 40 और 50 का एलसीएम होता है 200, 40 में 50 का एलसीएम होगा 200। तो 200 सेकंड में वे दोनों एक साथ मिल रहे होंगे। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी 200 सेकंड।
देखिए एलसीएम ज्ञात करने की विधि मैंने आपको पहले भी बताई थी, वैसे अब भी मैं आपको बता रहा हूं। यहां से भी हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से। 40 और 50 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो इसमें सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 50 है, तो 50 के फैक्टर्स पढ़ेंगे। 50 दूनी 100। देखिए 50 दूनी 100, 100 को ये 40 नहीं काट रहा है, तो देखिए 40 नहीं काट रहा है यहाँ पर, तो इसका अगला फैक्टर होगा 100 दूनी 200। देखो 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, या तो ऐसे कर लीजिए या फिर इसको ऐसे ले लीजिए। 50 दूनी 100, 50 के 150, 50 का 200, ये इसके फैक्टर्स है। तो इन फैक्टर्स को देखिए, 40 जिसको भी पूरा पूरा काट देगा तो वही हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम होगा। तो 40 से 100 नहीं डिवाइड होता, 150 नहीं डिवाइड होता, तो 40 से 200 डिवाइड हो रहा है, तो हमारे 40 और 50 का एलसीएम होता है 200। अगर आप इस तरह से भी नहीं करते हैं तो एक तरीका और बता रहा हूं मैं आपको। देखिए एलसीएम ज्ञात करने का एक तरीका और है। दोनों में जो कॉमन संख्या है वो हमारी 0 0 0 है, ये ले लेंगे। और 4 व 5 ये दोनों अगर हम एक साथ देखें, 4 व 5 ये दोनों 6 अभाज्य संख्या होती है, तो इनका गुणनफल जैसे हम करेंगे तो इनका एलसीएम बन जाएगा 4 पंजे 20। तो देखिए हम 4 पंजे 20 करेंगे तो इस प्रकार हमारा 200 एलसीएम बनता है। तो हमने ये भी तरीका आपको बताया। वैसे इससे अलग और बहुत सारे तरीके हैं, तो इन तरीकों को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। और वैसे मैंने एचसीएफ और एलसीएम का चैप्टर आपको कराया हुआ है, वीडियो में देख लेना आप। प्ले लिस्ट में मैंने एचसीएफ एलसीएम की सभी वीडियो 1 by 1 पार्ट वाइज डाली हुई है, तो आप उसमें सीख सकते हो ये सब चीजें। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 200 सेकेंड। देखिए बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन को हल कर लिया। अब हमारा नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8। यदि x माइनस 1/3 x बराबर 1/3 है, तो 3 कोष्टक में x माइनस 1/3 x का मान बताए। देखो x माइनस 1/3 x का मान दिया है, x माइनस 1/3 x का मान 1/3 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम वैल्यू करते हैं 3 गुणा में ये जो है x माइनस 1/3 x हमारा यहाँ पर दिया है, इसका मान 1/3 है, तो यहाँ पर हम 1/3 भरेंगे। अब इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। 3 से 3 डिवाइड हो गया, बच गया 1, तो ये 1 ही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सुपर और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि p बराबर 3 जमा 1/p हो तो p की घात 4 जमा 1/p की घात 4 बराबर क्या हो। तो देखिए दिए गए क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत ही अलग तरीके से लिखा है, तो हम इसको सही तरीके से लिख लेंगे। देखो इसको ऐसे करेंगे, 3 हमारा यहीं पर रहेगा, तो p माइनस ये इधर आ जाएगा 1/p बराबर हो जाएगा 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, p माइनस 1/p बराबर 3 है। अब देखिए हमसे पूछा है p की घात 4 जमा 1/p की घात 4 का मान बताना है। तो देखो एक मैंने आपको देखो बहुत ही अच्छा तरीका होता है, यदि आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और माइनस 2ab, इस तरह का कॉन्सेप्ट इस प्रकार के क्वेश्चनों में लगता है। बट हम इसको और फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका भी सेम इसी का ही है, बस फास्ट करने का एक मेथड होता है। देखिए यदि मुझे p की घात 4 जमा 1/p की घात 4 का मान निकालना है, तो 2 बार स्क्वायर करना होगा। फर्स्ट बार में यहाँ पर स्क्वायर करूंगा तो मेरा मान आ जाएगा p का स्क्वायर प्लस 1/p का स्क्वायर
मान आ जाएगा। यदि मैं दोनों ओर वर्ग करता हूं तो पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर बराबर आएगा 3 के वर्ग में से मैं 3 के वर्ग में मैं 2 जोड़ दूंगा। देखो 3 के वर्ग में हम 2 जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे सर आप ऐसे कैसे करते हो, लीजिए मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। तो देखो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। दोनों ओर इसका वर्ग करेंगे। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर और माइनस का 2p गुणा 1/p बराबर हो गया 3 का स्क्वायर 9। p से p कट गया, ये 9 में इधर 2 आकर जुड़ जाएगा। तो देखिए वही चीज आती है जो मैं कहना चाह रहा था, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर बराबर हो गया 9 में 2 जोड़ेंगे 11। अब देखिए यदि p स्क्वायर जमा 1/p स्क्वायर का मान 11 आता है तो देखिए यहाँ पर हमें चाहिएगा p की घात 4 जमा 1/p की घात 4 निकालने है। तो फिर हम यहाँ दोनों ओर वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग 121 होगा। तो फिर इसमें हम 2 घटा देंगे। देखिए माइनस था तो यहाँ माइनस की वैल्यू का मान है, यहाँ प्लस की वैल्यू का मान है। तो माइनस में 2 जोड़ते हैं और प्लस में 2 घटा देंगे वर्ग करके। तो 11 का वर्ग 121 होता है, 121 में से 2 घटाएंगे तो 119 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर p की घात 4 प्लस 1/p की घात 4 का मान 119 बनता है। लेकिन हम फिर आपको वही कहते हैं कि आप देख लीजिए कैसे होता है, इसका दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वही आ जाएगा। देखो p की घात 4 आ जाएगा प्लस 1/p की घात 4 प्लस 2p स्क्वायर गुणा 1/p स्क्वायर बराबर 11 का वर्ग 121। p स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 2 इधर से कट जाएगा तो आंसर आ गया p की घात 4 प्लस 1/p की घात 4 बराबर 121 में से 2 घटाएंगे 119 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो देखिए इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, डिटेल में खोलकर इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको और ज्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से भी इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं इसको डायरेक्ट। p माइनस 1/p बराबर 3 है तो हमें इसको 2 बार यानी कि 2 बार वर्ग करेंगे। फर्स्ट बार यहाँ पर माइनस है तो इसी का वर्ग करके हम 2 जोड़ लेंगे। 3 का वर्ग 9 होता है, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा। और फिर इसी के बाद 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग 121 होता है, 121 में हम 2 घटा देंगे तो हमारा 119 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 2 घटा देंगे 11 का 121 माइनस 2 तो बराबर 119। तो बहुत तेजी से यानी कि आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। और जब मैं आपको अलजेब्रा का टॉपिक कराऊंगा उसमें करीब 400-500 क्वेश्चन होंगे आपके, तो उनमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही फास्ट तरीके से आपको इस तरह के क्वेश्चनों को सेकंडों में करना सिखाऊंगा। कुछ दिनों बाद हमारा अलजेब्रा टॉपिक भी चलेगा तो आप देखते रहना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान होती है, ए बी सी, इसकी 2 भुजा हमने ये समान ले ली जिसमें ए बी और ए सी दोनों ये 15 सेंटीमीटर के है और ये भी 15 सेंटीमीटर के है जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और BC पर A से शीर्ष लंब 12 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए BC पर शीर्ष A से लंब डाला। अगर हम लंब डाल रहे हैं तो BC को 2 बराबर भागों में लंब डालेंगे जिससे कि BC के 2 बराबर भाग बट जाए, 2 बराबर भाग बन जाए। देखिए BC के 2 बराबर भाग, तो इस तरह से हम लंब डालेंगे और यह लंब 12 सेंटीमीटर लंबा होगा। अब देखिए लंब डालने से यह 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पर लंब डाला, AD लंब डाला तो त्रिभुज ADB में ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। और समकोण त्रिभुज में हमारा कॉन्सेप्ट होता है कर्ण का वर्ग
में से लंब का वर्ग घटाकर उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। देखिए 15 का वर्ग 225 में से 12 का वर्ग 144 घटाएंगे तो हमारा 81 बचता है। तो 81 का वर्गमूल 9 होगा। देख लीजिए आप, हमें यहाँ से BD ज्ञात करनी है। तो BD बराबर हो गया वर्गमूल में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यहाँ 15 का वर्ग 225 और माइनस 12 का वर्ग 144। तो यहाँ पर हमारा 81 बचेगा ये। तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे 9। तो BD हमारा 9 है। जैसे कि मैंने कहा था कि A से BC पर जब लंब डालेंगे तो BC भुजा को D 2 बराबर भागों में बांटेगा। BD 9 हो गया तो यहाँ से DC भी 9 हो गया। तो इस प्रकार हमसे पूछा है BC की लंबाई कितनी होगी। तो BC की लंबाई होगी 9 और 9 18 सेंटीमीटर होगी BC। तो BC होगी 18 सेंटीमीटर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। सॉरी, देखिए ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 18 सेंटीमीटर। तो बहुत इजी है, इसमें डरने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा हमने क्वेश्चन कर दिया है। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से ये क्वेश्चन बहुत इजी हो रहा है। 15 का वर्ग 225 में से 12 का वर्ग 144 घटाएंगे 81 बचेगा। 81 का वर्गमूल 9 बचे आएगा। तो BD हमारी 9 है और उसी प्रकार DC भी 9 है, क्योंकि AD जो है ये भुजा BC को 2 बराबर भागों में बांट रहा है और इस प्रकार हमारी BC हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देखते रहना। इस वीडियो के बाद इसके बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 11 से 25 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम आपको बहुत अच्छी तरीके से 1 बाय 1 कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।